प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 से अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। जो अभ्यास में प्रश्नोत्तर हैं या प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। पूर्व में हमने देखे थे पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर, भाग 1 है। अब भाग 2 में हम देख रहे हैं अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो यहाँ पादप हार्मोन हमें देखना है, इंसुलिन मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी जंतु हार्मोन है। यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है वह पादप हार्मोन होता है। दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उनके मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन हमें चयन करना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया है ध्रुमिका, दूसरा स्नेप्स, तीसरा एक्सॉन और चौथा आवेग। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वह होगा स्नेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे स्नेप्स कहते हैं। अगला जो ऑप्शनल प्रश्न है वह है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन है सूझने के लिए, दूसरा हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा शरीर का संतुलन बनाने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्योंकि मस्तिष्क का सभी क्रियाओं पर कंट्रोल होता है, सभी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा ही संचालित की जाती हैं। सोचने का कार्य भी मस्तिष्क द्वारा होता है, हृदय स्पंदन वह भी नियंत्रित होती है मस्तिष्क के द्वारा, शरीर का संतुलन बनाने के लिए यह क्रिया भी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। तो सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा ही संचालित होती हैं, सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। इसका उत्तर होगा, जीव अपने वातावरण में होने वाली प्रत्येक परिवर्तन को अनुभव कर सकती है, या जीव अपने वातावरण में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को अनुभव कर सकता है। हमारे शरीर की ग्राही जैसे आंतरिक कान, नाक, जीभ, त्वचा, आँख आदि सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेज देते हैं। तो हमारे शरीर के जो ग्राही हैं जैसे आंतरिक कान है, नाक है, जीभ, त्वचा, आँख, यह सूचनाओं को एकत्रित करके केंद्रीय तंत्रिका तक भेजते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन सूचनाओं को ग्रहण करके उचित निर्णय लेती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों को निर्देश देते हैं। यदि हमारे शरीर में ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करें तो जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को न समझ पाएंगे और न ही उनके प्रति ठीक प्रकार से कोई प्रतिक्रिया कर सकेंगे। अतः जीवों में ग्राही का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। तो हमने जो ग्राही अंग देखे हमारे, उनका स्वस्थ रहना आवश्यक है। यदि वह स्वस्थ नहीं रहते तो हमें कई प्रकार की परेशानियों को उठाना पड़ सकता है। यहाँ जैसे दिया गया, यदि हमारे शरीर में ग्राही उचित प्रकार से कार्य ना करें तो जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को न समझ पाएंगे और ना ही उनके प्रति ठीक प्रकार से कोई प्रतिक्रिया कर सकेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा, यह उत्तर यहाँ पूर्ण होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना यहाँ देखते हैं और उसके कार्यों को भी देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे सरल रूप में तंत्रिका कोशिका का चित्र। तो इस प्रकार से अब तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाएंगे। अब यहाँ ऊपर जो शाखाओं के रूप में हमें संरचना दिखाई दे रही है यह है ध्रुमिका, और जो बीच में संरचना दिखाई दे रही है इसे कोशिका काय कहते हैं। बीच में जो आपको काला चिन्ह दिखाई दे रहा है केंद्रक है, और जो हमें मध्य में संरचना दिखाई दे रही है तंत्रिकाक्ष है, और यहाँ नीचे अंतिम सिरा होता है। तो इस प्रकार से सरल रूप में आप तंत्रिका कोशिका का चित्र बना सकते हैं। यह चित्र अधिकांश एग्जाम में पूछा ही जाता है, यह प्रश्न आता है। तो इस चित्र को आप अच्छे समझ लें, इसका नामांकन भी अच्छे समझ लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसको तैयार करें। आगे हम देखते हैं कार्य। तंत्रिका तंत्र की इकाई को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में केंद्रक कोशिका काय उपस्थित रहता है। कोशिका काय से छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई रहती हैं जिन्हें ध्रुमिका कहते हैं। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो यह है संरचना न्यूरॉन की जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हमने समझी है। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से सीधे तौर पर जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका संदेशों को ग्रहण करती है जिसे विद्युत संकेतों में बदलकर तंत्रिकाक्ष के द्वारा प्रवाहित की जाती है। तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रसायन सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। इस प्रकार तंत्रिका कोशिका कार्य करता है। तो हमने तंत्रिका कोशिका का कार्य देख लिया, उसकी संरचना देख ली और उसका हमने रेखा चित्र भी देखा।
अगला प्रश्न है, इसका उत्तर भी यहाँ पर हम देखेंगे। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाशानुवर्तन क्रिया पादप में किस प्रकार से होती है? तो इसका उत्तर है, ऐसा देखा गया है कि पादप का प्ररोह तंत्र प्रकाश के स्रोत की दिशा की ओर गति करता है। इस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब पादप का प्ररोह प्रकाश के स्रोत की दिशा की ओर गति करता है तो इस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ऑक्सिन नामक हार्मोन प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सिन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। प्रकाश से दूर प्ररोह भाग में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि करने के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है। तो पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है, प्रकाश की ओर गति करता है। इस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं और इस क्रिया के लिए ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वह उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? यदि मेरुरज्जु में आघात हो जाता है तो किन संकेतों के आने में व्यवधान हो सकता है? चूँकि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु से होता है, इसलिए मेरुरज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाओं या रिफ्लेक्स एक्शन की संकेतों के आने में व्यवधान होगा। मेरुरज्जु आघात यदि होता है तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के संकेतों के आने में व्यवधान होगा। प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पर देखेंगे, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर होगा, पौधों में समन्वय के लिए जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पौधों में रासायनिक समन्वय के लिए हार्मोन का संश्लेषण होता है। ये हार्मोन वृद्धि, विकास तथा कोश का विभाजन को नियंत्रित करते हैं, अर्थात पादपों में हार्मोन ही रासायनिक समन्वय स्थापित करते हैं। तो पादपों में हार्मोन के द्वारा ही रासायनिक समन्वय होता है और पौधों में समन्वय के लिए जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, क्योंकि जंतुओं में समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र या पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र होता है और पौधों में रासायनिक समन्वय के लिए हार्मोन का संश्लेषण होता है। यही हार्मोन वृद्धि, विकास तथा कोश का विभाजन को नियंत्रित करते हैं। पादपों में हार्मोन ही रासायनिक समन्वय स्थापित करते। अगला प्रश्न है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? नियंत्रण एवं समन्वय जो तंत्र है उसकी जीवों में आवश्यकता क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ हम देखेंगे। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की आवश्यकता है क्योंकि पहला जो बिंदु है वह है वातावरण की विभिन्न गतिविधियों को ग्रहण कर उचित प्रतिक्रिया देती है। जो नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र है वह वातावरण की विभिन्न गतिविधियों को ग्रहण कर उचित प्रतिक्रिया देती है। दूसरा बिंदु है यह ऐच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। अगला बिंदु है परिस्थिति के अनुसार जीवों को निष्कर्ष निकालने और निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के मध्य तालमेल भी स्थापित करती है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र। अगला बिंदु है यह प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित करती है ताकि विषम परिस्थिति में जीवों की रक्षा की जा सके। तो इस प्रकार यह कार्य है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र के, यह जीवों में इसीलिए आवश्यक होता है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं में यहाँ पर हम अंतर देखते हैं। यह क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती हैं हम समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न हैं। किस प्रकार से भिन्न है आगे हम देखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, एक तरफ अनैच्छिक क्रियाएं और दूसरी तरफ प्रतिवर्ती क्रियाएं और इनमें अंतर देखते हैं। पहला अंतर है अंगों की ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। और प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी विषम परिस्थिति में अचानक एवं तीव्र प्रतिक्रिया जो स्वतः ही हो जाती है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। दूसरा अंतर होगा अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण है हृदय की धड़कन, श्वास का आदान प्रदान, भोजन का पाचन आदि। जबकि प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है छींकना, खांसना, मुँह में लार आना, गर्म वस्तु को छूने से तुरंत हाथ पीछे कर लेना आदि। अनैच्छिक क्रिया का अगला हम अंतर देखते हैं अनैच्छिक क्रियाओं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में। इन क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है, जबकि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं के मध्य क्या भिन्नता है, इनमें क्या अंतर होते हैं। आपने यहाँ पर देखे इन सभी अंतर को या भिन्नताओं को आप इसी प्रकार से एक सारणी बनाकर नोट करें और इन्हें तैयार करें, अपनी कॉपी में लिख लें। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, उसका उत्तर भी यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न और उसका उत्तर अब हम यहाँ पर देखेंगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रिया विधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए या कॉन्ट्रास्ट कीजिए। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रिया विधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रिया विधि की तुलना निम्न प्रकार से की जा सकती है। किस प्रकार से तुलना की जा सकती है उसे हम आगे देखेंगे। तंत्रिका क्रिया विधि और हार्मोन क्रिया विधि, इस प्रकार से हम दोनों तरफ लिख लेते हैं। अब तंत्रिका क्रिया विधि में देखते हैं, इस विधि में संदेशों का गमन विद्युत आवेग द्वारा होता है, जबकि हार्मोन क्रिया विधि में इस विधि में संदेशों का गमन संश्लेषित रसायनों या हार्मोन द्वारा होता है।
तंत्रिका क्रियाविधि में इसमें संदेशों का स्थानांतरण तीव्र गति से होता है, जबकि हार्मोन क्रियाविधि में इसमें संदेशों का स्थानांतरण धीरे धीरे होता है। अगला बिंदु यहाँ पर देखेंगे, तीसरा जो बिंदु है, इसमें प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त हो जाता है। तंत्रिका क्रियाविधि में प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त हो जाती है, जबकि हार्मोन क्रियाविधि में इसमें प्रतिक्रिया देर से प्राप्त होती है। तंत्रिका क्रियाविधि में इसमें संदेश का स्थानांतरण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है और इसमें संदेश का स्थानांतरण रक्त में घुली हुई हार्मोन द्वारा होता है। अगला बिंदु है, तंत्रिका क्रियाविधि में इसका प्रभाव कम समय तक रहता है, जबकि हार्मोन क्रियाविधि इसका प्रभाव देर तक रहता है। तो इस प्रकार हमने अंतर देखे तंत्रिका क्रियाविधि और हार्मोन क्रियाविधि में। अगला प्रश्न देखते हैं, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति में निम्नलिखित अंतर हैं। तो छुई मुई में गति तंत्रिका नियंत्रण में नहीं होता है। छुई मुई में जो गति होती है वह तंत्रिका नियंत्रण में नहीं होता है, जबकि हमारी टांग की गति तंत्रिका ऊतक के नियंत्रण में होती है। छुई मुई में गति के लिए यह गति कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण होती है, जबकि हमारी टांग में यह गति मांसपेशियों या पेशियों के फैलने तथा सिकुड़ने से होती है। तीसरा अंतर है, पत्तियों को स्पर्श करने मात्र से यह गति होती है, जबकि हमारी टांग में जो गति होती है यह एक अच्छी गति होती है। तो इस प्रकार से छुई मुई में गति और हमारी टांग में जो गति होती है उसमें हमने अंतर देखे। तो आपने यहाँ पर देखा कक्षा 10 अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय से संबंधित अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रथम भाग में हमने देखा था जो पाठ के अंदर के प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हमने प्रथम भाग में देखे थे। यहाँ पर आप अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं। जिस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर आपको निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें, और आप चाहते हैं कि सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हों तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। इस चैनल पर आपको कक्षा 10वीं विज्ञान के प्रश्नोत्तर, कक्षा 9वीं के विज्ञान के प्रश्नोत्तर तथा अन्य कक्षाओं के प्रश्नोत्तर भी प्राप्त होंगे। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही किसी भी कक्षा के किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाएँ वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।